नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 106 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। लेकिन इस टेस्ट मैच के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब टीम इंडिया अब भी तलाश रही है। बहुत सारे पॉजिटिव्स भी इस टेस्ट मैच से निकल कर आए हैं, उसी बीच बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी इस टेस्ट मैच से निकल कर आए हैं। उन्हीं पॉजिटिव्स और नेगेटिव फैक्टर्स पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। मोनू से जानेंगे और हम भी कोशिश करेंगे ये जानने की कि कितना ज्यादा टीम इंडिया को फायदा हुआ है और कितने सारे सवाल अभी भी बाकी हैं टीम इंडिया के सामने। तो सबसे पहले मोनू, पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत सारे हैं क्योंकि आपने टेस्ट मैच जीता है, सीरीज बराबरी पर की है, लेकिन उसी बीच क्या आपको लगता है कि नेगेटिव फैक्टर्स भी उतने ही ज्यादा हैं? बिल्कुल, आई थिंक अगर पॉजिटिव फैक्टर की हम सबसे पहले बात करें, सबसे बड़ा पॉजिटिव अगर कोई टीम इंडिया के लिए वो है जसप्रीत बुमराह। जिस तरीके से 9 विकेट निकाले उन्होंने, और एक ऐसे विकेट के ऊपर हम कहते हैं पाटा विकेट है, उस पर अगर फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट अगर आप उनको देखोगे तो पूरी तरीके से चारों खाने चित किया था बल्लेबाजों को, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया था कि यार क्या करें और छोड़े या खेलें। आई थिंक जसप्रीत बुमराह का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। इसके अलावा जायसवाल का 200 बनाया था वो सबसे बड़ा बिग टेक अवे है आई थिंक इंडिया के लिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है शुभमन गिल का फॉर्म, क्योंकि देखिए बहुत सवाल उठे थे कि गिल को बाहर कर दिया जाना चाहिए, लेकिन गिल ने जो 100 बनाया उसके बाद जवाब दिया पूरे आलोचकों को कि भाई मैं हूं इस टीम में। लेकिन 3 हमने परफॉर्मेंस बताई हैं, लेकिन इसके अलावा बैटिंग में खासकर आपके लूप होल्स हैं। चिराग, आप देखिए पहली इनिंग में इंडियन 396 बनाए थे, उसमें जायसवाल के 209 थे। अगर वो 209 हटा दे तो फिर क्या बचता है? रन नहीं आपके सेकंड इनिंग में आपने 255 बनाए, उसमें शुभमन गिल ने 104 बनाए। अगर वो हटा दिया जाए तो क्या है? सो आई थिंक रोहित शर्मा के रन आने बहुत जरूरी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ जब 2 टेस्ट हुए थे वहां 4 पारियों में रन नहीं थे, फिर यहां आए तो यहां भी रन नहीं है। देखिए जब कैप्टन रन बनाता है ना तो टीम का एटमॉस्फेयर थोड़ा बेटर हो जाता है, आपको चीजें पता चलती हैं। और अब सवाल रोहित के ऊपर भी थे कि देखिए रन तो आ ही नहीं रहे, और हो सकता टीम जब हारी थी, आप इन 2 टेस्ट हारे, फिर अहमदाबाद ड्रॉ हुआ, यहां भी हैदराबाद हार गए थे, अगर ये विशाखापट्टनम हार जाते तो रोहित की कैप्टनसी पे भी सवाल उठता। बिल्कुल, एक एक करके इन सभी चीजों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपने यशस्वी जायसवाल का नाम ही लिया। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 171 बनाए थे, वहां पर यशस्वी जायसवाल को लेकर काफी ज्यादा ये चीजें भी थी कि भाई तेज गति से रन बनाते हैं, टिक कर नहीं खेल पाएंगे। और जिस तरीके से T20 फॉर्मेट से टेस्ट फॉर्मेट में स्विच करने की बात आई थी तो सभी लोग कह रहे थे कि भाई बल्ला चला देते हैं आते ही और ऑफ साइड की गेंद को वो एज लग जाती है। हालांकि दूसरी पारी में उसी तरीके से आउट हुए थे तेज गति से रन बनाने के चक्कर में, लेकिन ये जो दोहरा शतक आया है उनके करियर का पहला, ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट देने वाला है, कॉन्फिडेंस यशस्वी जायसवाल को भी। और सबसे बड़ा अगर आप पॉजिटिव फैक्टर देखते हैं वो या तो जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं या फिर यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं। इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि आने वाले 3 मैचेस में से सबसे ज्यादा वो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यशस्वी होंगे या बुमराह होंगे? दोनों ही होंगे आई थिंक। और जैसे खबरें आई है इस वक्त कि बुमराह को हो सकता है तीसरे टेस्ट में आराम दे दिया जाए, तो ऐसे में जायसवाल इस टीम के सबसे बड़े लीडर अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट रन गेटर हो गए सीरीज में। और जिस तरीके से जायसवाल का नेचुरल गेम है चिराग, आप उनको ये नहीं कह सकते एक इनिंग में फेल। देखिए सहवाग भी ऐसा ही था, सहवाग को भी हम इनसे कंपेयर करना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन इनमें वो सहवाग जैसी झलक दिखती है। आपको याद होगा जब 200 बनाया था वहां पर तो उन्होंने 50 बनाई चौके के साथ बनाई थी, 100 बनाया छक्के के साथ बनाया था, वो जिगरा दिखाया था। और इस बैट्समैन में सब कुछ है, वो इंटेंट भी है, वो पेशेंस भी है, अच्छा बैकफुट पर खेलते हैं ये बैट्समैन। और अच्छी बात मुझे ये लगती है एंडरसन को बहुत अच्छा खेलते हैं। एक इनिंग अगर आप छोड़ दें, अगर आप 200 जब उसमें बनाए थे तो उस इनिंग का आप उठा के देखिए, इनका वैगन व्हील हर तरफ शॉट्स खेले हैं, इनमें वो आग है, इनमें वो स्पार्क है, ये लंबी रेस का घोड़ा है। बिल्कुल लंबी रेस का घोड़ा है यशस्वी जायसवाल। और उसके अलावा जसप्रीत बुमराह की भी हमने बात की है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेट निकाले हैं इस दूसरे टेस्ट मैच में, 6 पहली पारी में, 3 दूसरी पारी में। और ये एक ऐसी विकेट पर निकाले हैं जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए उतनी ज्यादा मदद थी नहीं। अब जसप्रीत बुमराह शायद तीसरे टेस्ट मैच के लिए उन्हें आराम दिया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये टीम इंडिया लेकर जाएगी कि ऐसी डेड सी विकेट पर भी जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेट आपको निकाल कर दिए हैं। इसके अलावा शुभमन गिल, जिनके बारे में लगातार चर्चा की जा रही थी कि गिल साहब कब रन बनाओगे, आपके बल्ले से रन देखे हुए वो लग रहा था कि सदियां हो गई हैं, अर्धशतक शतक कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया आलोचकों को और खुद के लिए भी कॉन्फिडेंस लाए हैं। लेकिन मोनू, पॉजिटिव चीजों के बारे में बहुत सारे लोग बातें कर ही रहे हैं और सभी लोग कहते हैं कि पॉजिटिव्स के जब आप मैच जीत जाते हैं तो आपके वो जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो उनके पीछे छिप जाते हैं, उन पे एक पर्दा आ जाता है। पर्दा हम हटाते हुए उन चीजों पर बात करते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर, ये कड़वा सच है कि श्रेयस अय्यर और आपका जो मिडिल ऑर्डर है पूरा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आया है। वहां पर ना KS भरत का बल्ला चला है, ना श्रेयस अय्यर का बल्ला चला है। तो ऐसे में
इन चीजों से टीम इंडिया कैसे पार पाएगी? क्या इनका रिप्लेसमेंट करना ही अब वो जो लास्ट ऑप्शन है बचा है? देखिए, सवाल जब गिल के ऊपर उठे थे तो टीम मैनेजमेंट ने उनको गिल को कहा था लास्ट वार्निंग आपकी है, आपको भाई अगर यहाँ नहीं चले तो फिर आपको पंजाब के लिए मैचेस खेलने पड़ेंगे डोमेस्टिक। तो यही रूल क्या अय्यर के ऊपर भी अप्लाई होगा कि आप भी मुंबई के लिए जाइए, रणजी मैचेस खेल के आइए, देन आप फॉर्म में वापस आइए? तो होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ प्लेइंग 11 छोड़ो, आप 15 से ही बाहर करना चाहिए अय्यर को, क्योंकि आप पिछली 20 इनिंग उठा के देखोगे तो एवरेज कितना उनका 17.26 का। ये क्या जस्टिफाई करता है अय्यर को? पहली चीज। नंबर 2 चीज, आपने के.एस. भरत की बात की। के.एस. भरत के 7 मैच हो चुके हैं और उनकी 50 तक भी नहीं है। अब आप कहते हो कि यार हम विकेट कीपर ऐसा देख रहे हैं जो ऋषभ पंत को रिप्लेस कर दे, तो मुझे तो कहीं से नहीं लगे वो ऋषभ पंत को रिप्लेस कर दे, क्योंकि ऋषभ पंत का तो अंदाज ही कुछ ऐसा था कि वो तो फंसे मैचेस उन्होंने बहुत निकाले। आपको याद होगा गाबा में ऐसे ऐसे मैचेस निकाले, लेकिन नो डाउट के.एस. भरत विकेट कीपिंग के बहुत अच्छे ऑप्शन है। मैं कहता हूँ इंडियन कंडीशन में आई थिंक उनसे बेस्ट अच्छा विकल्प अगर कोई है तो के.एस. भरत ही, उनके पास स्किल्स है विकेट कीपिंग की। लेकिन रन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रन नहीं है, 44 उनका हाईएस्ट है। बिल्कुल 44 हाईएस्ट है। और यही तो चीज है ना जो कई बार हमें भी बहुत ज्यादा परेशान करती है कि यार इतना बड़ा देश, ये क्रिकेटिंग देश इसे कहा जाता है, यहाँ पर क्रिकेट को एक तरीके से धर्म की तरह लिया जाता है। बहुत सारे क्रिकेटर्स आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस देश में हम एक ऐसा विकेट कीपर लेकर जाने के मजबूर हो रहे हैं जो बल्ले से कुछ भी योगदान नहीं दे पा रहा है। के.एल. राहुल हम बात करते हैं, वो भाई विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ये चीज आ जाती है। ईशान किशन को आप कहते हैं भी शायद कुछ उनका डिसिप्लिन इशू है या फिर वो डोमेस्टिक मैच खेलने के लिए कहा गया। हालांकि कोच राहुल द्रविड़ ने ये कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपको डोमेस्टिक मैच खेलना है या नहीं खेलना है, लेकिन हमने कहा है कि आपको क्रिकेट खेलने की जरूरत है पहले। ईशान किशन नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है आपके पास, के.एल. राहुल विकेट कीपिंग कर नहीं सकते, तो फिर आपको मजबूरी में ही के.एस. भरत की तरफ जाना पड़ रहा है। आप वो प्लेइंग 10 के साथ खेलते हो विद 1 विकेट कीपर, जो बैटिंग शायद आपको भरोसा नहीं है उन पर। ये तो दिक्कत है, टीम मैनेजमेंट कभी क्लैरिटी देती नहीं है। जो कहते हैं ना रोल ऑफ क्लैरिटी, आप कभी कहते हो हमें डेप्थ चाहिए बैटिंग में, आप कभी कहते हो हमें चलो काम नहीं चलाना आपको। मैं कहता हूँ ध्रुव जुरेल एक और आपके पास अच्छा विकल्प है, उन्होंने उस बंदे ने रन बनाए हुए हैं डोमेस्टिक में। आप यू नेवर नो, एक बार ट्राई तो करके देखिए, आप क्या पता ध्रुव जुरेल आपके लिए अच्छे रन बना दे, वो ऋषभ पंत जैसा काम कर दे। तो देखते, मैं तो चाहूंगा कि ध्रुव जुरेल के साथ टीम इंडिया को एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए कि इनमें कितना स्पार्क है, क्या ये रन बना सकता है नीचे आकर। और रही बात आपकी नीचे की, जब बात करते बैटिंग में देखिए, हमने देखा कि रजत पाटीदार, अब उनको पहला मौका मिला था, तो रजत पाटीदार के साथ ही इंडिया को राजकोट में भी जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि विराट का मुझे ऐसा लगता है दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि उनका अपडेट जो आया है फिलहाल कि विराट शायद आपको तीसरे मैच में भी ना दिखें, ऐसी अपडेट आई है। तो अगर विराट टीम में नहीं आएंगे तो फिर आपका जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका तकरीबन कुछ ऐसा ही बनेगा। आपको जायसवाल रोहित ओपन करेंगे, नंबर 3 आपका फिक्स हो चुका है, शुभमन गिल खेलेंगे, 100 बना के आया है। और इसके अलावा नंबर 4 आप अय्यर की बजाय, मुझे ऐसा लगता है नंबर 4 पर आपको रजत पाटीदार को मौका देना चाहिए। लेकिन वहां पर के.एल. राहुल भी वापसी करते हुए नजर आएंगे, तो हो सकता है कि के.एल. राहुल तो स्ट्रेट अवे आपकी टेस्ट टीम में आ जाए। गेंदबाजी की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे लूप होल्स आपको नजर आएंगे। बुमराह के अलावा तेज गेंदबाजी में कुछ भी नहीं था, उसके बारे में भी चर्चा करनी जरूरी है। लेकिन उससे पहले छोटी सी चर्चा इस बात पर कि कप्तान भी तो घेरे में है ना, कप्तान साहब कब रन बनाएंगे? अगर ओपनिंग कर रहे हो आप टीम के कप्तान हो, मोटिवेट किस तरीके से करोगे टीम को? सिर्फ बातों से रन नहीं बनाओगे तो बाकी टीम में क्या संदेश जाएगा? और दिक्कत ये भी है रोहित के साथ कि स्टार्ट तो उनको अच्छा मिल जाता है, लेकिन वो कब कैपिटलाइज करेंगे, बड़ी इनिंग में कन्वर्ट कब करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप विशाखापट्टनम की जो फर्स्ट इनिंग है उसको उठाकर देखोगे तो जायसवाल ने तो ठीक है 209 बना दिए, आपके जो टॉप 6 बैट्समैन उनके 25 और 35 के बीच आपके स्कोर रह गए। स्टार्ट अच्छा मिला हर किसी बैट्समैन को, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। सो आई थिंक रोहित के साथ दिक्कत ये है कि रोहित स्टार्ट तो मिल जाता है, बट वो कब बड़ी इनिंग खेलेंगे, बस बड़ी इनिंग कब खेलेंगे? वो 24 की पारी आई, 39 की पारी आई पहले टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में 14 और 13 की पारी आई। तो ये रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम के लिए कहीं भी जस्टिफाई नहीं होता है। रोहित शर्मा को अब रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कप्तान रन नहीं बनाएगा तो टीम जरूर संकट में आ जाएगी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आ रहे हैं, नो डाउट। यशस्वी ने परफॉर्म किया, गिल ने परफॉर्म किया, बुमराह ने किया, पार्शली आपको कुलदीप यादव ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया, कुछ अच्छे विकेट्स निकाल कर दिए हैं। लेकिन तेज गेंदबाजी की भी मैं बात करूं, एक तरफ से एंडरसन आते हैं, वो तो इकलौते थे, उन्होंने विकेट चटका दिया। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई एंडरसन के अलावा किसी तेज गेंदबाज को विकेट नहीं मिला, क्योंकि उनके पास तो तेज गेंदबाज था ही नहीं ना। हमारे पास पहले मैच में सिराज थे, एक भी विकेट नहीं मिला। दूसरे मैच में मुकेश कुमार थे, एक विकेट मिला, वो गिफ्ट था शायद। जाते जाते वो शोएब बशीर ने कहा चलिए यार आपके पास विकेट नहीं है, आप भी एक विकेट लेते जाइए। तो वो मुकेश कुमार को वो कहते हैं ना कॉन्सोलेशन प्राइज मिल गया कि आप एक विकेट अपने खाते में रख लीजिए। लेकिन क्या रवि शास्त्री ने जो कहा था कि आप भी एक तेज गेंदबाज के साथ खेलो ना, आप इंडिया में खेल रहे हो, इंग्लैंड आके एक तेज गेंदबाज खिला रही है, 4 स्पिनर्स खिला रही है, आप 3 स्पिनर्स खिला रहे हो, 2 तेज गेंदबाज खिला रहे हो, तो फिर क्या इंडिया को
सच में दूसरे पेसर की जरूरत है, या आपको लगता है नहीं फिर आप बुमराह के साथ जाओ और बाकी स्पिनर्स खिलाओ? नहीं, लगता तो ऐसे है कि टीम इंडिया को एक ही पेसर के साथ जाना चाहिए, बिकॉज आपने फर्स्ट टेस्ट हैदराबाद में देखा सिराज को विकेट नहीं मिला, सेकंड आपने विशाखापट्टनम में देखा वहां आपके मुकेश कुमार को विकेट नहीं मिला। विकेट क्या मतलब इतने एक्सपेंसिव साबित हुए, वो तो T20 जैसे रन दिए उन्होंने, लीक किए हैं। सो आई थिंक आप एक गेंदबाज के साथ जाइए, मेरा तो अभी भी ये मानना है। और आप बैटिंग में डेप्थ जब आपको जरूरत है तो क्यों नहीं करते आप वॉशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं खिलाते? वॉशिंगटन सुंदर आपको विकेट भी दे सकते हैं, ऑफ स्पिनर हैं वो, और रन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, आपको 30-35 रन का वो मार्जिन भी दे देंगे। सो आई थिंक आपको जब इंग्लैंड देखिए, आप इंग्लैंड पहले मैच में वो एक पेसर के साथ गए मार्क वुड, उनको विकेट नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब सेकंड मैच में आए तो एंडरसन ने देखिए क्या काबिल तारीफ गेंदबाजी की है। लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है चिराग, ये आपको बात माननी पड़ेगी। जिस गेंदबाज के पास वो आर्ट है स्विंग कराने का, वो कराएगा कराएगा। और रिवर्स स्विंग से आपने देखिए बुमराह ने जिस तरीके से विकेट्स निकाले या एंडरसन ने विकेट्स निकाले, वो आर्ट है यार, अब हर गेंदबाज तो नहीं कर सकता। देखो इनमें कुछ था तो इन्होंने किया। बिल्कुल, तो यहाँ पर फिलहाल यही खबर है कि विशाखापट्टनम टेस्ट तो टीम इंडिया ने जीत लिया, 106 रनों के बड़े मार्जिन से जीता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी खामियां थी जिन पर रोशनी डालनी जरूरी थी। और इंग्लैंड ने बाय द वे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इस टेस्ट मैच में भी किया था, पिछला तो उन्होंने जीता ही था, और इस टेस्ट मैच में भी कड़ी चुनौती दी थी, उन्होंने भी 292 बना दिए चौथी पारी में इंडिया में किसी टेस्ट मैच में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। अभी भी कुछ ऐसे सेगमेंट्स, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर इंडिया को सुधार करने की जरूरत है। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से वो कौन सी चीजें हैं जहां पर इंडिया को अभी भी सुधार करने की जरूरत है, और वो कौन सी चीजें हैं जहां पर टीम इंडिया निश्चित हो चुकी है, संतुष्ट हो चुकी है कि ये चीजें कम से कम अब नहीं बदलने वाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।